हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ये क्लास 11th का बायोलॉजी का चैप्टर है। तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, आप लोग जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वो एक एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। सबसे पहले हम अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन की बात क्या करते हैं, जैसे मान लो आप कि इस अर्थ पर अगर हम बात करें कि मान लो कि ये अर्थ है और इस अर्थ पर आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे तो आपको मिलेंगे ग्रीन प्लांट्स। आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे ग्रीन प्लांट्स मिलेंगे कुछ ऐसे। और मान लो ये ग्रीन प्लांट्स की ये लीफ है, ये लीफ है ऐसे, देखो ये लीफ है इस तरह से। अब आप क्या देखोगे कि इसमें ये जो लीफ है और आप देखोगे ये बाहर का इसका एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर। और आप ये देखोगे कि ये जो ग्रीन लीफ है इसमें आपको कुछ पिगमेंट मिलेगा जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो पिगमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे आप कहोगे इसमें क्लोरोफिल होता है, मेनली तो क्लोरोफिल होता है लेकिन इसके अलावा अदर पिगमेंट्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, जो यहाँ पे पत्ती है उसमें क्या पाया जाएगा, ग्रीन पिगमेंट्स पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट्स पाया जाता है। अब आप देखोगे कि एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, तो आप कहोगे कि एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है। अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसमें गैसेस प्रेजेंट होंगी। देखो एटमॉस्फेयर में आपको क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। क्या मिलेगा, CO2। अब आप देखो इधर, आप देखोगे कि सनलाइट होगा। क्या होगा यहाँ पे, सनलाइट, कुछ इस तरह से। अब देखो ये जो सनलाइट है जब इस पर पड़ेगा और ये CO2 लिया जाएगा पत्ती के द्वारा, ये एटमॉस्फेयर से। और इधर से आप देखोगे कि यहाँ जो इसका रूट है, ये जो इसका रूट है, इस रूट से क्या एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो आप कहोगे वाटर। इससे क्या एब्जॉर्ब किया जाएगा, तो H2O, H2O ये एब्जॉर्ब किया जाएगा। और ये भी कहाँ तक पहुँचेगा, तो ये भी ऐसे जहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहाँ तक ये पहुँचेगा। तो यहाँ पर H2O भी पत्तियों तक पहुँचेगा। और इन सारे प्रोसेस के द्वारा इन पत्तियों में किसका निर्माण होगा, तो इस पत्तियों में निर्माण होगा किसका, ग्लूकोज का। किसका निर्माण होता है यहाँ पे, ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसका निर्माण हो जाएगा यहाँ पे, ग्लूकोज का, ग्लूकोज। और ये जो ग्लूकोज है ये पत्तियों में बनेगा या पौधे के ग्रीन पार्ट में बनेगा, क्योंकि जहाँ पर ग्रीन पिगमेंट होंगे वहीं पर आप देखोगे ये सनलाइट को यूज करके CO2 को लेकर के और H2O को लेकर के ग्रीन पिगमेंट की सहायता से इसका निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, तो ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाएगा। अब आपको ये देखना है कि ये जो ग्लूकोज बना, ये ग्लूकोज क्या होता है, इसका फूड होता है। अब आप ये देखोगे यहाँ पे कि क्या होता है, ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये सनलाइट को कन्वर्ट कर देते हैं या लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। यहाँ पर हम बात करें तो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, तो ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा, केमिकल एनर्जी में। और ये जो फूड है, जो ग्रीन प्लांट फूड बनाते हैं, तो इसी फूड पर कौन डिपेंड होता है, तो ये इस पृथ्वी पर जो अदर एनिमल होते हैं वो डिपेंड्स होते हैं कौन से एनिमल्स, अदर एनिमल्स। यानी पृथ्वी के दूसरे जीवों को क्या मिलता है, भोजन मिलता है। पृथ्वी के दूसरे जीवों को क्या मिलता है, भोजन मिलता है।
यानी इस पृथ्वी पर आप देखोगे कि भोजन के प्रोडक्शन करने का काम या भोजन के निर्माण करने का काम किसका होता है, तो ये ग्रीन प्लांट का ही होता है। और उसी भोजन को अदर एनिमल्स क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसी भोजन को लेते हैं। तो इस आधार पर अगर ये ग्रीन प्लांट अपना भोजन, यहाँ दो चीजें, ग्लूकोज बनाते समय और ये क्या रिलीज भी करते हैं, यहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर में ये क्या रिलीज करते हैं, तो ये O2 रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होगा। अब देखो, फोटोसिंथेसिस से दो फायदा होगा, पहला तो भोजन का निर्माण होगा और दूसरा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन निकलेगा। और आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए भोजन की भी जरूरत होती है और ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। अब देखोगे आप लोग इसमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। देखो यहाँ पे दो चीजें क्या क्या होती हैं, तो आप देखोगे फोटोसिंथेसिस दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो आप क्या कहोगे, इंपॉर्टेंट फॉर। देखो यहाँ पे दो चीजें कौन कौन सी हैं, तो आप देखो पहला तो यहाँ पर भोजन के निर्माण के लिए जरूरी है, यानी यहाँ पे आप देखोगे एज प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, एज प्राइमरी सोर्स ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड के लिए जो है फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आप देखोगे रिलीज ऑफ O2, रिलीज ऑफ O2 into the atmosphere, into the atmosphere, into the atmosphere। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस किसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस पृथ्वी पर प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड के लिए और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज करने के लिए। अब यहाँ पर आप ये भी जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट होता है, अगर ये अपना भोजन खुद बनाता है तो ग्रीन प्लांट को क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये तो सब सिंपल सी बातें हैं जो आप लोग जानते हैं कि जो ग्रीन प्लांट हैं अगर वो अपना भोजन खुद बनाते हैं तो उनको किस नाम से जाना जाएगा, तो उनको कहा जाएगा क्या, ऑटोट्रॉप्स कहा जाएगा। उनको क्या कहा जाएगा, ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें ऑटोट्रॉप्स जो है ये ऑल ग्रीन प्लांट्स हो जाएंगे, क्योंकि सब में फोटोसिंथेसिस होगा। ऑल ग्रीन प्लांट्स जो होंगे वो क्या होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे। लेकिन यहाँ पर देखो इस ग्रीन प्लांट्स के द्वारा बनाया गया जो भोजन है, उस भोजन पर डिपेंड रहने वाले एनिमल्स को क्या कहेंगे, तो आप कहोगे उसको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेटेरोट्रॉप्स हो जाएगा। हेटेरोट्रॉप्स क्या होंगे, इसका मतलब इस पृथ्वी पर जितने हेटेरोट्रॉप्स हैं ये सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होंगे, ग्रीन प्लांट पर, क्योंकि ग्रीन प्लांट ने ही इस पृथ्वी पर क्या बनाया, भोजन बनाया। तो हेटेरोट्रॉप्स क्या हो जाएंगे, ये ऑल एनिमल्स हो जाएंगे। ऑल एनिमल्स, जितने एनिमल्स होंगे वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। तो इस तरह से ये जो है फोटोसिंथेसिस का क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा। चलिए अगला क्या देखते हैं हम। अब ये फोटोसिंथेसिस ये तो नॉर्मली इंट्रोडक्शन के रूप में आपने देखा। अगला क्या देखते हैं हम यहाँ पे, देखो हम क्या जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। देखिए फोटोसिंथेसिस के बारे में हम क्या जानते हैं, तो देखिए हम ये जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी चीज का निर्माण होता है, जिसमें किसी चीज का फॉर्मेशन होगा, उसको क्या कहेंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आप देखोगे फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है ये, एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस क्या है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का निर्माण होता है
और देखते हैं यहाँ पे कि ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल इक्वेशन है आप लोग जानते हैं कि इसमें CO2 H2O और ग्लूकोज फिर O2 कैसे निकलेगा। तो इक्वेशन को देखते हैं। ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्या होगा, तो आप क्या कहोगे। देखो इसमें 6CO2 होता है। आप जानते हैं 1 मोल ग्लूकोज बनाने के लिए 6CO2 की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें 12H2O भी यूज किया जाएगा। 12H2O भी यूज किया जाएगा और इसके प्रेजेंस में ये सारा प्रोसेस होगा। तो आप देखोगे इसमें इसमें क्या क्या होगा, तो इसमें क्लोरोफिल होगा। क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। उसके बाद इसमें एंजाइम्स होंगे, एंजाइम्स का भी यूज होगा और सनलाइट भी होगा। तो सनलाइट से कौन सी एनर्जी निकलेगी, तो आप कहोगे रेडिएंट एनर्जी। क्या होगा, रेडिएंट एनर्जी भी यूज होगा। और जिससे क्या बनेगा, क्या, ग्लूकोज C6H12O6 बनेगा, यानी ग्लूकोज बनेगा। और ग्लूकोज के साथ साथ यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल H2O के भी निकलेंगे। और क्या होगा, तो और यहाँ पे 6O2 भी रिलीज होगा। 6O2 भी क्या होगा, यहाँ पर रिलीज होगा। तो इस तरह से ये जो है फोटोसिंथेसिस का क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस का फार्मूला होता है। इसमें आप देखोगे कि ये क्या होता है, तो ये किसका केमिकल फार्मूला है, तो आप कहोगे ये ग्लूकोज है। ये क्या है, ग्लूकोज यहाँ पर बनेगा। ये ग्लूकोज ही क्या होता है, ये मोनोसैकेराइड या फूड बनता है, तो यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा। देखो अब आप क्या देखते हो, देखो इस इक्वेशन को समझने के बाद आप ये देखो कि पत्ती में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें क्या जरूरी होता है। ध्यान देना आप लोग, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर एक एक्सपेरिमेंट किया जाए और जिसमें ये पता लगाया जाए कि जो ग्लूकोज है उसका निर्माण होता है, और आपको पता है कि पत्ती में जब ग्लूकोज बनता है तो ये ग्लूकोज स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। यानी पत्ती में जो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज एक मोनोसैकेराइड है और स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है। जो पॉलीसैकेराइड पत्ती में स्टोर होता है, यानी स्टार्च के रूप में पत्ती में क्या स्टोर होगा, ग्लूकोज। तो अब देखो आप कि जैसे मान लो कि यहाँ पे एक पत्ती है, ऐसे एक पत्ती है यहाँ पे, जिस तरह से देखो एक पत्ती है यहाँ पे, और इस पत्ती में आपको क्या देखना है, जैसे मान लो कि ये क्या होना चाहिए, ये ग्रीन कलर का होना चाहिए, ये ग्रीन कलर का होना चाहिए। लेकिन कुछ म्यूटेशन के कारण क्या होता है, देखो कुछ म्यूटेशन के कारण यहाँ पर जगह जगह पर क्या बन जाते हैं, इसमें ऐसे कुछ जो है पैचेस बन जाते हैं अदर कलर के, क्योंकि यहाँ के क्लोरोफिल क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यहाँ के क्लोरोफिल, ऐसा देखा होगा आपने बहुत सारे प्लांट की पत्तियों में, और ऐसा होता भी है कि बहुत सारे पौधे की पत्तियों में जो क्लोरोफिल है वो जगह जगह पर नष्ट हो जाता है और वहाँ पर कुछ अदर कलर के पैचेस बन जाते हैं। ऐसी पत्ती को किस नाम से जानते हैं, तो ऐसी पत्ती को हम वेरीगेटेड लीफ कहते हैं। ऐसी पत्ती को क्या कहते हैं, वेरीगेटेड लीफ कहता है, यानी जिसका क्लोरोफिल नष्ट हो चुका है, बहुत छोटे छोटे पैचेस के रूप में कहीं कहीं बचे हुए हैं। ऐसी पत्ती को अगर आप देखें तो अगर ये सनलाइट के प्रेजेंस में है, मान लो ये पत्ती जो है सनलाइट के प्रेजेंस में है, मान लो यहाँ से सनलाइट आ रही है इस पर, तो सनलाइट अगर इस पर आएगी इस पत्ती पर, तो क्या इस पत्ती पर भोजन का निर्माण हो पाएगा। आप क्या कहोगे, इस पत्ती पर भोजन नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसका जो क्लोरोफिल है वो क्या हो चुका है, वो नष्ट हो चुका है। तभी तो ये कौन सी लीफ बन गई है, वेरीगेटेड लीफ बन गई है।
और वेरीगेटर लीफ में अगर आयोडीन का टेस्ट किया जाए, अगर क्या आयोडीन या मतलब आयोडीन की सहायता से स्टार्च का टेस्ट होता है, तो यहाँ पे देखो अगर इसको टेस्ट किया जाए, अगर इस पत्ती पर क्या टेस्ट किया जाए तो टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च के लिए अगर टेस्ट किया जाए तो क्या इस पत्ती में स्टार्च पाया जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, तो वो आ जाएगा क्या, नेगेटिव रिजल्ट आएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। यहाँ पर स्टार्च क्या होगा, यहाँ पर स्टार्च अब्सेंट होगा, स्टार्च क्या होगा, अब्सेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि पत्ती में क्लोरोफिल होना चाहिए, तभी सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा या ग्लूकोज बनेगा, फिर ग्लूकोज से स्टार्च बनेगा। अब यहाँ पर और भी अगर आप देखें, जैसे एक दूसरी पत्ती को हम लेते हैं, यहाँ पे एक दूसरी पत्ती को, ये एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, इसको समझना ही पड़ेगा आपको, और बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो एक दूसरी पत्ती लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, ये दूसरी पत्ती लेते हैं। अब आप देखो इसमें क्या किया जाएगा कि अगर दूसरी पत्ती को हम देखें तो यहाँ पे पत्ती के कुछ हिस्से को आप जो है ब्लैक कलर के पेपर से क्या कर दो, कवर कर दो, ढक दो। क्या कर दो, यहाँ पर ब्लैक कलर के पेपर से क्या कर देना है, ढक देना है। अब ये जो ब्लैक कलर का पेपर यहाँ पर ढक दिया गया पूरी पत्ती को, पूरी पत्ती यहाँ पर मतलब पत्ती का आधा भाग ये ढक दिया गया, और आधा पार्ट क्या है, ये एक्सपोज्ड है। ये क्या है, एक्सपोज्ड पार्ट है। ये पत्ती का क्या है, एक्सपोज्ड, एक्सपोज्ड पार्ट है, एक्सपोज्ड पार्ट है। अब आप देखोगे कि ये जो है ये ब्लैक पेपर कवर है, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर कवर है, ब्लैक पेपर कवर है। अब इसमें क्या देखोगे कि अगर इसको सनलाइट मिले, अगर इसको क्या मिले, सनलाइट मिले, और इसको क्या मिले, यहाँ पर CO2 भी मिलेगा एटमॉस्फेयर से, तो आप देखोगे कि जो पार्ट कवर्ड है उस पार्ट में, उस पार्ट में आपको, पत्ती के उस पार्ट में आपको क्या नहीं मिलेगा, पत्ती के उस पार्ट में स्टार्च अब्सेंट होगा, स्टार्च नहीं पाया जाएगा। पत्ती के उस पार्ट में क्या होगा, स्टार्च अब्सेंट होगा। लेकिन जो एक्सपोज्ड पार्ट है पत्ती का, उसमें स्टार्च क्या होगा, प्रेजेंट होगा। स्टार्च क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, स्टार्च क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये है कि जो पत्ती एक्सपोज्ड पार्ट होगा जिसमें सनलाइट मिलेगा, जिसको एटमॉस्फेयर से CO2 मिलेगा, इसका मतलब ये पूरा एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है कि क्लोरोफिल के साथ साथ सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है, तभी स्टार्च का यहाँ पर निर्माण होगा। इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ होगा वही लाइट के प्रेजेंस में किसका निर्माण करेगा, स्टार्च का। यानी पत्ती का जो ग्रीन पार्ट है वही लाइट के प्रेजेंस में किसका निर्माण करेगा, स्टार्च का। पहले ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज जब स्टोर होगा एक पॉलीसैकेराइड के रूप में तो उसे स्टार्च कहते हैं। तो ये आपको जानना जरूरी है। तो ये हाउ डू वी नो के अंतर्गत आप लोग इसको नोट कर लेते हैं। देखो अब हम अगला क्या पढ़ते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट हैं जो प्रूव किए गए थे कि मतलब फोटोसिंथेसिस कुछ ऐसे ही हुआ था। देखो अर्ली एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आएगा, मॉल्स हाफ लीफ है को एक टेस्ट ट्यूब लिया गया, एक क्या ले लिया गया यहाँ पर, ऐसे टेस्ट ट्यूब ले लिया गया। अब इस टेस्ट ट्यूब में आप देखोगे इसमें एक क्या रखा गया, तो आप कहोगे इसमें क्या रखा गया, KOH, KOH सॉक्ड, सॉक्ड कॉटन रखा गया। क्या रखा गया, KOH सॉक्ड कॉटन रखा गया। अब आप देखो KOH सॉफ्ट कॉटन का काम क्या होता था, मतलब इसमें एक ऐसा कॉटन रखा गया जिसमें KOH सॉल्यूशन लगा था, और ये क्या करता है, तो आप कहोगे कि ये एब्जॉर्ब करता है क्या, ये एब्जॉर्ब करता है CO2 को, एब्जॉर्ब करता है किसको, CO2 को एब्जॉर्ब करता है। अब देखो ये जो KOH सॉफ्ट कॉटन है यहाँ पे, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया गया, देखो इस टेस्ट ट्यूब में ऐसे पत्ती के कुछ पार्ट को आप देखोगे, पत्ती के कुछ पार्ट को क्या किया गया यहाँ पे,
पत्ती के कुछ पार्ट को ऐसे ये यहाँ पे पत्ती के कुछ पार्ट को तो इस पे क्या कर दिया गया, टेस्ट ट्यूब में रख दिया गया, जबकि कुछ पार्ट को क्या कर दिया गया, ये एक्सपोज्ड हो गया। मतलब ये क्या हो जाएगा कि जो हाफ पार्ट है, आप क्या देखोगे इसमें, हाफ पार्ट को KOS सॉफ्ट कॉटन में रख दिया गया। ये टेस्ट ट्यूब था, टेस्ट ट्यूब, और इसमें KOS सॉफ्ट, ये क्यों इस सॉल्यूशन में रखा गया इसको, क्योंकि ये क्या कर लेता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अगर इस एरिया में CO2 एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा तो पत्ती को CO2 नहीं मिलेगा, वो भोजन नहीं बना पाएगा। अब आप देखो, ये जो है ये हाफ पार्ट है, ये क्या है, पत्ती का हाफ पार्ट ऑफ लीफ है ये, और ये जो हाफ पार्ट ऑफ लीफ है ऊपर की तरफ, हाफ पार्ट ऑफ लीफ, ये जो ऊपर की तरफ है, इसको क्या किया गया, इसको एक्सपोज्ड टू एयर, एक्सपोज टू एयर, यहाँ पे एक्सपोज कर दिया गया, कहाँ पे, एयर में। आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर आधी पत्ती इस केओस कॉटन में यहाँ पे है, जो CO2 को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब आप देखो, अगर इसको क्या मिलेगा, अगर इसको एटमॉस्फेयर से CO2 मिला, आप देखो यहाँ पे, अगर इसको एटमॉस्फेयर से क्या मिला, CO2 मिला ऐसे, तो CO2 मिलेगा तो इस पत्ती में किसका निर्माण होगा, तो इस पत्ती में किसका निर्माण होगा, स्टार्च का। इस पत्ती में किसका निर्माण होगा, स्टार्च का, यानी पत्ती के इस पार्ट में किसका निर्माण हो जाएगा, स्टार्च का निर्माण हो जाएगा। लेकिन इस पत्ती के ये जो पार्ट जो इसमें टेस्ट ट्यूब के अंदर KOS सॉफ्ट कॉटन में यहाँ पे मतलब डुबो कर रखे गए हैं, ये क्या होगा, तो इतने पार्ट में अगर CO2 आता है एटमॉस्फेयर से, अगर CO2 आएगा, एटमॉस्फेयर से अगर CO2 आएगा, तो ये जो है KOS सॉफ्ट कॉटन जो है वो क्या करेगा, CO2 को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, पत्ती को नहीं मिलेगा CO2। अब पत्ती के इस पार्ट को जब CO2 नहीं मिलेगा, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर स्टार्च नहीं पाया जाएगा, स्टार्च क्या होगा, यहाँ अब्सेंट होगा, यानी पत्ती के इस पार्ट में क्या अब्सेंट होगा, स्टार्च अब्सेंट होगा, क्योंकि पत्ती के इस पार्ट को CO2 नहीं मिला। CO2 के ना मिलने से क्या हुआ, स्टार्च यहाँ नहीं बना, क्योंकि CO2 को इस सॉल्यूशन के द्वारा क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब यहाँ पे आप देखो, जो एक्सपोज्ड पार्ट था उसमें स्टार्च मिला, तो इसका मतलब क्या है, ये मॉल्स ने इसको कंडक्ट किया था, तो इसको हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट कहते हैं। हाफ लीफ मतलब पत्ती के आधे भाग में स्टोर, मतलब क्या, स्टार्च बनेगा, जो कहाँ पर होगा, एक्सपोज टू एयर होगा। अगर एक्सपोज टू एयर में आप क्या करोगे, इसको स्टार्च के लिए टेस्ट करोगे, तो ये स्टार्च पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, स्टार्च पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे CO2 मिला, इसको CO2 मिला, लेकिन यहाँ पत्ती के इस पार्ट को जो CO2 मिलना था उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, KOH सॉफ्ट कॉटन ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो इस पार्ट को CO2 नहीं मिला, तो यहाँ पर स्टार्च क्या है, यहाँ पर इस पार्ट में स्टार्च, स्टार्च नेगेटिव रिजल्ट है, ये स्टार्च नेगेटिव रिजल्ट है। तो आप क्या देखोगे कि पत्ती में स्टार्च या भोजन बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या निकलता है, देखो यहाँ पे आप देखोगे, दिस सोड, ये क्या दिखाता है, तो दैट CO2 is required, CO2 is required for photosynthesis, for photosynthesis, फोटोसिंथेसिस के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में देखोगे किसकी ज़रूरत पड़ेगी, CO2 की। तो मॉल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट में यही देखा गया कि आधी पत्ती को यहाँ पर KOH सॉफ्ट कॉटन में रखा गया, जो CO2 एब्जॉर्ब कर लेता था, और आधे पार्ट को एयर में एक्सपोज्ड कर दिया गया। अंदर वाले पार्ट में जब CO2 आता था तो ये जो KOH सॉफ्ट कॉटन है उसको क्या कर लेता था, एब्जॉर्ब कर लेता था, जिससे पत्ती को CO2 ना मिलने से स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, और जिसको CO2 मिल रहा था उसमें स्टार्च मिला। इसका मतलब भोजन बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, पत्तियों को, CO2 की। तो ये मॉल्स ऑफ एक्सपेरिमेंट है। अगला क्या देखते हैं इसमें, देखो प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहाँ पे देखो प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट देखेंगे,
देखो यहाँ पे देखो आप लोग, ये वाला एक्सपेरिमेंट, इसमें एक जार में क्या रखा गया, कैंडल को जलाकर रखा गया और चूहे को रखा गया। और क्या देखा गया, कुछ समय के बाद यहाँ कैंडल भी बुझ गई और चूहा मर भी जाता है। मतलब यहाँ पहले एक्सपेरिमेंट में क्या देखा आपने कि यहाँ पे जब इसको एक जार में चूहे को और कैंडल को जला कर रखा गया तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद यहाँ पर चूहा और मतलब चूहा भी मर गया और कैंडल भी बुझ गया। लेकिन दूसरे में आप देखो इसमें जब एक ग्रीन प्लांट लगा दिया गया तो यहाँ आपने देखा कि इसमें चूहा भी बचा हुआ था और कैंडल जल भी रहा था। इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पर ग्रीन प्लांट की एंट्री हुई जार में। इसका मतलब ये है कि ये जो चूहा है, ये चूहा रेस्पायरेशन के थ्रू क्या निकालेगा, CO2 निकालेगा। और आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो कैंडल है जब ये बर्न करेगा तो ये भी क्या निकालेगा, CO2 निकालेगा। तो इस जार में किसका अमाउंट बढ़ जाएगा, CO2 का लेवल हाई हो जाएगा। CO2 का लेवल हाई होने से चूहा क्या हो जाएगा, चूहा भी मर जाएगा और कैंडल भी बुझ जाएगी, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और यहाँ दूसरे एक्सपेरिमेंट में आप क्या देखोगे कि अगर चूहा रेस्पायरेशन किया तो वो CO2 निकालेगा, लेकिन सांस लेने के लिए उसको, चूहे को भी जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की। तो चूहा और कैंडल ने क्या निकाला, CO2। अब ये CO2 कौन यूज कर लिया, तो आप कहोगे ग्रीन प्लांट ने यूज कर लिया, और बदले में ग्रीन प्लांट ने क्या दे दिया, ऑक्सीजन दे दिया। अब ऑक्सीजन की ज़रूरत किसको है, चूहे को जीवित रहने के लिए और कैंडल को बर्न करने के लिए। तो जब ऑक्सीजन इसको मिल गया तो कैंडल यहाँ पर जलने लगा और चूहा भी यहाँ पर सरवाइव कर पाता था। मतलब यहाँ पे कैंडल को जलने के लिए और चूहे को जीवित रहने के लिए इसकी ज़रूरत होगी, तो एयर में क्या चाहिए, O2 चाहिए। और पौधे को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, CO2 चाहिए। पौधे को CO2 चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, और ये फोटोसिंथेसिस में क्या निकालेगा, तो कहोगे आप O2 निकालेगा। और ये जलने के लिए क्या यूज करेगा, और रेस्पायरेशन के लिए O2, और बदले में क्या निकालेगा, ये CO2। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, एक बैलेंस बन जाता है, जिससे ये सभी जो है सरवाइव कर पाते हैं। तो यहाँ प्रेस्टले का एक्सपेरिमेंट की बात अगर हम करें तो यहाँ पे आप देखोगे प्रेस्टले ने जो है क्या किया, इसमें जो एक्सपेरिमेंट किया उसका रिजल्ट क्या था, तो आप देखो द फाउल एयर का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें CO2, आप इसको लिखेंगे द फाउल एयर, ORR, फ्लोगिस्टन बोलते हैं इसको, फाउल एयर, या इसको क्या कहते हैं, फ्लोगिस्टोन, फाउल एयर ORR फ्लोगिस्टन, प्रोड्यूस्ड बाई बर्निंग कैंडल ORR एनिमल रेस्पायरेशन could be converted could be converted into pure air ORR deflogiston by plants इसका मतलब क्या है कि प्रेस्टले एक्सपेरिमेंट में जो फाउल एयर था, यानी जिसको फ्लोगिस्टोन कहा गया, फाउल एयर का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा एयर जिसमें क्या होगा, जिसमें CO2 ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिससे ये एयर क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये फाउल एयर या फ्लोगिस्टोन कैसे प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे कैंडल के जलने से और एनिमल के रेस्पायरेशन से ये CO2 निकलता है। लेकिन इसको क्या कर दिया जाता है, फाउल एयर को किस में चेंज कर दिया जाता है, प्योर एयर का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें O2 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
तो प्योर एयर या जिसको डीप फ्लोगिस्टोन कहते हैं वो प्लांट के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब आपको समझ लेना है कि अगर एनिमल को रेस्पायरेशन के लिए और कैंडल को बर्न करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन यूज किया जाता है और CO2 निकाला जाता है। जब इसमें प्लांट रखा जाएगा तो प्लांट इसका उल्टा करेगा, वो क्या करेगा, CO2 यूज करेगा और ऑक्सीजन निकालेगा। तो इस तरह से ये दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म इस जार में सर्वाइव कर पाएंगे। लेकिन जब केवल एक ही चीज़ को रख देंगे आप, चाहे आप केवल प्लांट को रख दो, चाहे आप एनिमल को रख दो या कैंडल को बर्न करके रख दो, तो ये दोनों अलग अलग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर दोनों की ज़रूरत अलग अलग होती है और दोनों की ज़रूरतों को एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा पूरा किया जाता है। तो इस तरह से प्रेस्टले एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर इन्होंने साबित कर दिया कि ये जो चूहा है इसको जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, O2 की। और O2 कहाँ से मिलेगा इस जार में, इसको जब तक प्लांट नहीं लगाएंगे तब तक क्या O2 मिलेगा, तो प्लांट जब तक नहीं लगाएंगे तब तक O2 नहीं मिलेगा। और O2 ना मिलने से क्या होगा, O2 ना मिलने से क्या होगा, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रेस्टले का एक्सपेरिमेंट था। अगले वीडियो में कुछ और भी हिस्टोरिकल समरी पढ़ेंगे, कुछ अर्ली रिसर्च का जो फोटोसिंथेसिस पर किया गया था।